ये क्या देख रहा हूं मैं? गजेंद्र के छत के साए में आज कानून खुद चल के आया है। कानून को किसी के छत के साए की जरूरत नहीं होती गजेंद्र। वो मुजरिम की तलाश में पाताल तक पहुंच जाता है। तो आप मुजरिम की तलाश में आए यहां पर? ऐसा ही समझ लीजिए। क्या आप मुझे मुजरिम साबित करने की कोशिश में तो नहीं आए? वो दिन भी आएगा और जरूर आएगा मिस्टर। अगर उसके लिए आपको याद है ना? हाँ याद है, अच्छी तरह से याद है। उसके लिए कानून को गवाह और सबूत की जरूरत होती है। और उसके बिगड़ तुम लोग का कानून अपाहिज है। जाइए इंस्पेक्टर साहब, पहले अपने कानून का अपाहिजपन दूर कीजिए, फिर गजेंद्र के दरवाजे पे दस्तक दीजिए। सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र साहब, लेकिन फिलहाल मैं किसी और काम से आया। कानून को मुझसे क्या काम पड़ गया? तुम्हारे से दोस्ती करने आया होएगा, नाम सुन के डर गया। मौत के बाजार में जिंदगी का सौदा करने वाले डरते नहीं, बल्कि मौका देते हैं गजेंद्र। मैंने भी तुम लोगों को मौका दे रखा है। ये समझ लो मैच की आखिरी इनिंग्स खेल रहे हो तुम लोग। फैसला भी आखिरी इनिंग्स में ही होता है इंस्पेक्टर साहब, और जो शख्स आखिरी इनिंग्स खेलने की हिम्मत रखता है वही जीत का हकदार होता है। और कानून वो हक छीन भी लेता है। मैं हक छीनने का हक छीन लेता हूं। बहुत भरोसा है अपने आप पर। अपने आप पर और ऊपर वाले पर। हम यहाँ बहस करने नहीं है। अब उन लोग ने तुम लोग को बुलाया भी नहीं है। ठीक, पूनम से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कौन पूनम? कौन पूनम? अनजान बनने की कोशिश मत करो गजेंद्र। उसके कमरे से तुम्हारी तस्वीर मिली, ये देखो। अब इसे देखकर ये मत कहिएगा कि ये किसकी तस्वीर। मैं क्या कोई भी आसानी से ये तस्वीर देखकर कह सकता है कि ये किसकी तस्वीर है? ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा तेज, ऐसे तेवर सिर्फ गजेंद्र के चेहरे में ही मिल सकते हैं। खुद देख लीजिए। ये आपके साथ जो लड़की है यही पूनम है ना? मैं इसे नहीं जानता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कई चैरिटी शोज ऑर्गेनाइज करता हूं, कई फंक्शंस में चीफ गेस्ट बन के जाता हूं। हो सकता है कि ऐसे एक शो या फंक्शन में इस लड़की ने मेरे साथ ये फोटो खिंचवाई हो। ये लड़की पूनम इस वक्त अस्पताल में है, बेहोश है। होश आने पर ये सब कुछ बता देगी कि क्या आप इसे जानते हैं या ये आपको जानती है, या आप दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। एनीवे, हैव अ गुड डे मिस्टर गजेंद्र। चलो। आरिफ, पता करो पूनम अस्पताल कैसे पहुंची। ठीक है। हेलो मिस्टर रघुनाथ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप और यहाँ? बस आप ही से मिलने आया हूं। सब खैरियत तो है? खैरियत होती तो आपके पास क्यों आता? मैं कुछ समझा नहीं। बस यही समझाने के लिए तो आपके पास आया हूं। आपको शायद मालूम होगा कि शहर के मशहूर बिजनेसमैन केबी यानी कुलभूषण का कत्ल हो गया। हाँ मैंने सुना, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन था वो। ब्रदर, दरअसल बिजनेस में ऐसे लोगों की जरूरत होती है, लेकिन क्या किया जाए, किसी ने मार दिया उसे। हाँ, लेकिन आपको तो खुशी होनी चाहिए, आपकी तो सुना है उनसे दुश्मनी भी थी। ब्रदर, लेकिन हमारी और उसकी ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि हम दोनों एक दूसरे की जान ले लें। मैं मानता हूं कि बिजनेस के फील्ड में हमारी और उसकी राइवलरी थी, लेकिन उसके अलावा हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। कभी कभार वो मेरे ऑफिस में आ जाया करता था, मैं उसके ऑफिस चला जाया करता था उससे मिलने। कुछ भी हो रघुनाथ साहब जी, आप पहले ही कह चुके हैं कि बिजनेस को लेकर आपसे उनकी कुछ दुश्मनी थी, और दुश्मनी छोटी हो या बड़ी कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। आपकी ये बात बिल्कुल गलत है, मैं इसको नहीं मानता।
आप किस बात को मानते हैं किस बात को नहीं मानते, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। फिर भी लोगों का यह कहना है कि किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आप दोनों के बीच। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं इंस्पेक्टर। लोग तो बकवास करते हैं, कुछ भी कहते हैं वो। देखिए, जो लोग भी आपको मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे दुश्मन हैं। वो चाहते हैं कि मैं फंस जाऊं। हमने ये भी सुना है कि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, शायद आपने इसीलिए उसे। ब्रदर, रघुनाथ के लिए कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा या छोटा नहीं होता। वो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर भी अपनी नजरें गड़ा दे वो खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। समझे आप? बहुत भरोसा है अपने आप पर। जी हाँ, तभी तो टिका हुआ। क्या है ब्रदर कि बिजनेस जो है ना वो एक भयंकर तूफान की तरह होता है। वो ऐसे छोटे मोटे तिनकों को तो ऐसे ही उड़ा कर ले जाता है। हाँ, अगर कोई इंसान चट्टान की तरह है जैसे मैं, वो टिका रहता है। ओह, तो आपके कहने का ये मतलब है कि भी एक मामूली सा तिनका था इसलिए उड़ गया और आप एक चट्टान है इसलिए अभी तक जमे हुए। देखिए इंस्पेक्टर, आप बार बार बात को घुमाकर मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ मैं ही अकेला दुश्मन था कुलभूषण का? क्या आप ये नहीं जानते कि उसका एक जानलेवा दुश्मन खुद आपका दोस्त भी है? मेरा दोस्त? जी हां, संजय। आपको पता है कि कुलभूषण और संजय के बीच में जानलेवा दुश्मनी थी। क्या आपको नहीं लगता कि संजय भी हरकत कर सकता है? ये आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकता हूं तो मैं यही कहूंगा कि अपने अंदाजे से। आप संजय से पूछताछ क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपका दोस्त है। सिर्फ इसलिए आपको उसकी हर बात सही लगती है और मेरी बातें गलत लग रही हैं। ऐसी बात नहीं है रघुनाथ साहब। आपकी डायलॉगबाजी से हमें ऐसा लगा कि आप अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बात नहीं समझ सकता। दरअसल मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं यहां से जाना चाहूंगा। अगर आपके सवालात खत्म हो गए हो तो। सवालात शुरू कहां हुए रघुनाथ साहब जो आप खत्म करने की बात कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ एक सरसरी निगाह से ये देखने आया था कि कुलभूषण साहब की मौत का आप पर क्या असर हुआ। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलेगी, कानूनी तहकीकात होगी, नए सवालात पैदा होंगे, फिर उसके बाद नए सिरे से नए सवाल पूछने के लिए मैं आपके पास हाजिर होऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा, बल्कि मैं खुद आपका स्वागत करूंगा। तो मैं चलूं? हाँ, ऑफ कोर्स, हम जा सकते हैं। थैंक यू, बाय। सर, ये आदमी बहुत शातिर नजर आता है। अल्फाजों के खेल खेलकर इंसान को अच्छी तरह से उलझाना जानता है ये। सही कहा तुमने हामिद, इसकी बातों से बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और जो उसने ये तिनके और चट्टान की मिसाल दी है, इससे ये जरूर साबित होता है कि अगर कत्ल इसने नहीं किया लेकिन वो उस शख्स को जरूर जानता है जिसने कत्ल किया। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है सर, ये बात मैंने भी महसूस की है। हामिद, इस शख्स पर कड़ी नजर रखना। यस सर। सर, लेकिन एक बात बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो उसने कही अभी। कौन सी बात? यही बात सर कि कुलभूषण और संजय एक दूसरे के जानलेवा दुश्मन थे। हो सकता है सर कि इस कत्ल में संजय का हाथ हो। नहीं हामिद, मुझे ऐसा नहीं लगता। सर, वो अनुराधा मर्डर केस के चक्कर में हवाला जा चुका है और ये जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं संजय का जिक्र जरूर है। ठीक है हामिद, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम जाकर खुद संजय से पूछताछ करेंगे। क्या उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो? तुम्हें और कोई नहीं मिलता क्या? हमें कोई शौक नहीं है संजय साहब कि हम किसी को भी परेशान करें। हमें एक कड़ी मिलती है, उसी कड़ी के जरिए हम एक चेन बनाते हैं और वही चेन हमें मंजिल तक पहुंचाने में मदद भी करती है। आप चेन नहीं बनाते हैं, बल्कि कड़ियों को जोड़कर जंजीर बनाते हैं जिसमें बेगुनाह लोगों को फंसा लेते हैं। संजय साहब, आप तो मेरी बात सुनकर ऐसे तेवर में आ गए जैसे मैंने आपके सामने कोई सच्चाई रख दी हो। आप लोगों का कहने का मतलब यह है कि केबी का कत्ल मैंने किया। रघुनाथ ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि केबी के साथ तुम्हारी पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए हो सकता है कि तुम लोगों को सीधा रास्ता चलने की आदत नहीं है, खामखा केस को उलझाकर फिर सुलझाते हैं। रघुनाथ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने कह दिया और तुम मुझसे पूछताछ कर रहे हो। देखो संजय,
हमारे कहने का मतलब यह है कि तुमसे पूछताछ करने के बाद हो सकता है कि हमें कातिल तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई सुराग मिल जाए। आप लोग सिर्फ सवाल करना जानते हैं, लेकिन आप लोगों के पास किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता। जाइए, और भी कोई केसेस होंगे, जाकर वो सॉल्व कीजिए। चलो हम रघुनाथ का कोई फैसला करना ही पड़ेगा। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैंने अभी तक की नहीं, बदतमीजी तो मैं अब करूंगा। अभी तक मैं खामोश था क्योंकि मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, वरना सबके सामने मैं तुम्हें जूते मारता था। ब्रदर इतना ठंडे दिमाग से काम। अभी ऐसा मुकाम नहीं आया कि हम एक दूसरे की गिरबान पर हाथ डालें। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमको इस तरीके से गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। ये रास्ता है, अगर किसी ने देख लिया तो कल को अखबार में खबर छप सकती है, हम बदनाम हो सकते हैं। लोग कहेंगे कि एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन की गिरबान पे हाथ डाला। मुंह पे एक शराफत का लेबल लगाकर काली करतूतें करते हो। तुम्हें इस बात का एहसास तो है कि तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया हो। क्या गलत किया मैंने तुम्हारे साथ रघुनाथ? बताओ ना, क्या गलत किया मैंने तुम्हारे साथ? तुम बिजनेस की ऊंचाई पे थे, मैं तुम्हारी कंपनी में एक मामूली मुलाजिम था। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तुम्हारी कंपनी छोड़ने के बाद। मेहनत की, मैंने तरक्की की, और आज मेरा बिजनेस तुमसे ज्यादा फैला हुआ है। मेरे पास तुमसे ज्यादा दौलत है, मेरा नाम तुमसे कहीं ज्यादा है, और यही बात तुम्हें चुभती है, इसलिए तुम हर रास्ते में मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम क्या बात कर रहे हो? अरे तुमने तो अपना जमीर तक पेश दिया रघुनाथ। विक्रम साहब, अगर जमीर इतना सस्ता होता तो रास्ते का हर भिखारी आज अमीर होता, क्योंकि जमीर तो हर इंसान के पास होता है। और आज ये जो दौलत, ये शोहरत तुम जो मेरे पास देख रहे हो, ये मैंने अपनी मेहनत और लगन से कमाई है, किसी के एहसानों तले दब के नहीं कमाई है। और याद रखना, मैं तुम्हारी तरक्की से जलन नहीं रखता हूं, और ना ही मुझे अपनी हार का अफसोस है, क्योंकि रघुनाथ जीतने का नाम है। रघुनाथ हमेशा जीतता आया है, और देख लेना एक दिन रघुनाथ जीतेगा। देखेंगे रघुनाथ के कौन जीतता है और कौन हारता है। अगर मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरे भाई या मेरे खानदान के किसी भी सदस्य को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, तो अभी तक तो मैंने सिर्फ तुम्हारे प्रोजेक्ट छीने हैं, मैं तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। हाय। यस। पहचाना नहीं? नहीं। हाँ, पहचानूंगी भी कैसे? और शक्ल बदल जाने के बाद तो और भी मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट योर फॉल्ट। आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? हाँ, लेकिन आप डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे पहचान लो। आइए ना। बात यह है राखी कि हमारा एक खेल अधूरा रह गया था, उसमें ब्रेक आ गई थी, और अब वही खेल मैं दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। खेल? कौन सा खेल? तुम्हारा, मेरा और संज का। देखिए, आप पहेलियां मत बुझाइए। आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज साफ साफ कहिए। कमाल है, अभी तक नहीं पहचाना मुझे? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। कौन है आप? अनुराधा। पहले मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी, फिर फोन किया, और अब मैं खुद तुम्हारे सामने आ गई। क्या है ना राखी, मैंने सोचा कि अगर डायरेक्टली तुम्हारे सामने आ जाऊंगी तो शायद तुम बर्दाश्त ना कर पाओ। सो हियर आई एम। तो यकीन आ गया कि मैं जिंदा हूं, तुम्हारे सामने खड़ी, फ्लैश एंड ब्लड।
यकीन नहीं आता तो मुझे छूकर देखो। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं मान सकती। आई अंडरस्टैंड। चेहरा बदल जाने से तो और भी मुश्किल हो जाता है। राखी, प्लास्टिक सर्जरी से सब कुछ पॉसिबल है। तुम धोखेबाज हो। तुम अनुराधा की मौत का फायदा उठाना चाहती हो। याद है एक बार मैं तुम्हारे पास आई थी और तुम्हें मार डालने की धमकी दी थी मैंने। अगर संजय मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का। वो तो मर जाएगा और फिर तुम उसकी याद विधवा की जिंदगी गुजारो। याद आया? राखी, ये बात सिर्फ तुम जानती थी और मैं, तीसरा कोई नहीं। आई होप अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं अनुराधा ही हूँ और जिंदा भी हूँ। पहले मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मुसीबत थी, लेकिन अब एक आफत हूँ। और अब तो मुझसे पीछा छुड़ाना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार अगर मैं गई तो अकेली नहीं जाऊंगी, संज को अपने साथ लेकर जाऊंगी। संज मेरी जिंदगी है, तकदीर है वो मेरी। अगर उसके लिए मुझे लड़ना पड़ा तो मैं भगवान से भी लड़ूंगी। अगर जान पर खेलने की बात आई तो मैं ना सिर्फ जान अपनी दे सकती हूँ, बल्कि किसी दूसरे की जान ले भी सकती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया। अरे मैं इतनी देर से तुमसे पूछ रहा हूं, क्या बात है राखी? तुम इतनी खोई खोई से क्यों? क्या किसी ने तुमसे कुछ कह दिया? राखी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बात है राखी? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है संजय। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। कौन करेगा हमें जुदा? वो करेगी हमें जुदा। वो हमें जुदा करने के लिए ही आई है। मुझे बहुत डर लग रहा है संजय, मेरी बात मानो। हम कहीं और चले जाएंगे ना, यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे हम। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कौन है वो? अरे किसके बारे में बात कर रही हो तुम? अनुराधा के बारे में। राखी, वो मर चुकी है। उसकी लाश के चिथड़े उड़ चुके हैं। नहीं संजय, वो यहाँ आई थी, वो जिंदा है, वो यहाँ आई थी, मुझसे मिलकर गई है वो। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। उसका पूरा चेहरा जल गया था ना, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, अपनी शक्ल बदल डाली है उसने। सच कह रही हूँ मैं, वो जिंदा है संजय। ये कैसे हो सकता है राखी? वो तुम्हें मुझसे जुदा करके रहेगी। मैं सच कह रही हूँ संजय, वो जिंदा है। राखी, अलग करने वाला और तकदीर लिखने वाला भगवान है, और उसने हमारी तकदीर में जुदाई नहीं लिखी है। अरे जब हम इतनी बार अलग होकर साथ आ गए हैं तो फिर हम जुदा कैसे हो सकते हैं? तुम राखी, किसी बात की चिंता मत करो। अरे जब मैं हूं तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।